और देखिए जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, देखिए विपक्ष जब सीए को नोटिफाई किया गया इसके बाद लगातार आरोप लगा रहा है टाइमिंग को लेकर, लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन हमने सुना कि खुद गृह मंत्री ये बात क्लियर करते नजर आ रहे हैं कि कोविड और उसके बाद कैसे क्रियान्वित करना तमाम नियम थे, उसके बाद फाइनली इसको नोटिफाई किया गया है। क्या ये सारा जवाब और ये सब कुछ विपक्ष को जब बता दिया गया, पूरी देश की जनता के सामने गृह मंत्री रख दिया, तो अब भी आपको विपक्ष का टाइमिंग को लेकर सवाल करना वाजिब नजर आता है? नहीं करुणा, देखिए एक तो हमने अमित शाह जी का इंटरव्यू देखा नहीं है, अभी जो कुछ क्लिप्स दिखाया आप लोगों ने उसी को देख रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि पता नहीं सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। गृह मंत्री जी ने खुद कहा था कि भैया क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी लागू होगा, और एनआरसी लागू होगा तो उसमें जो नहीं होगा उसको बाहर किया जाएगा। उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जिसके पास एनआरसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको बाहर किया जाएगा। आसाम में बहुत सारे लोगों को सेंटर्स में, डिटेंशन सेंटर्स में ला करके रख दिया गया था, जिनके पास वो कार्ड या कुछ ये नहीं था। तो लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं। जो अमित शाह जी जो कहते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। अगर पूछा गया होता तो शायद उसका जवाब देते कि भाई जो हमने जो क्रोनोलॉजी कहा था वो किस मकसद से कहा था और अब वो लागू होगा कि नहीं होगा। लोगों को डर यही है कि भाई ठीक है, ये बात सही है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रों में जो बगल के देश हैं, पड़ोसी देशों में अगर अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं, पीड़ित होकर के आए हुए हैं जी, तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो तो सभी धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान भी हैं, उनको भी वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अभी भी जो हिंदुस्तान से जो वहाँ चले गए थे लोग, वो मुहाजिर ही कहे जाते हैं वहाँ, उनके हाथ बहुत दोयम दर्जे के नागरिक के ही रूप में है। तो अगर वो भी आ गए होंगे तो अगर उनको देने में फिर दिक्कत क्या है? धार्मिक आधार पे भेदभाव तो कतई नहीं करना चाहिए जी। तो अच्छा, दूसरी बात तो टाइमिंग को लेकर के है भाई, 4 साल बहुत समय, यानी आर्टिकल 14 का जो जिक्र है आपको वाजिब लग रहा है विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है? अब विपक्ष क्या कर रहा है नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई ठीक है, अगर शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है, अच्छी बात है, दीजिए, ठीक है। मुझे याद अच्छी तरह से है। ठीक है सर, सीए से जुड़े ही तमाम मुद्दे हैं, कुछ और बातें सुन लेती हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज हर मुद्दे को लेकर क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है। विभाजन को लेकर कांग्रेस पार्टी को वो घेरते हुए भी नजर आए हैं इस इंटरव्यू में। देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, यह कहा गया अमित शाह की तरफ से। जनसंघ ने हरदम विभाजन का विरोध किया। अल्पसंख्यकों पर तीनों देशों में अत्याचार हो रहे हैं, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसका वो जिक्र करते हैं। तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए। आज कांग्रेस के वादे को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान, तो वादा तो ये कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन अपीसमेंट के कारण इसे पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चारू के पास मैं चलूंगा। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी क्लैरिटी तो दी गई है, लेकिन अभी जिस बात का जिक्र जयशंकर जी कर रहे थे, सीए को आप अलहदा देखते हैं तो बिल्कुल ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला कानून नहीं है। लेकिन आसाम का जिक्र करते हुए जब इसे एनआरसी के साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक अलग तरह की तस्वीर रखने की भी कोशिश की जाती है। उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? नमस्ते समीर जी, बहुत सारी बातें अभी आपके शो पर हो रही थी और एक एक करके हम इन सारी बातों में बात करते हैं। अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यही कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आर्टिकल 14 है, उसमें आर्टिकल 16(4) भी तो है, और 16(4) में तो ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसी आधार पे तो रिजर्वेशन मिलता है, उसी आधार पे तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या मंदिर या चर्च बनाने की जमीन हो या डोनेशंस या ग्रांट्स की बात हो, उसी आधार पर मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जिसके तहत महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हो या SC ST की रिजर्वेशन की बात हो या हमारे अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात हो, अलाउड है। और ये उसी धारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। दूसरी बात, आज जो लोग खिलाफ खड़े हुए हैं सीएए के, कहते हैं कि आप समानता क्यों नहीं चाहते, आप धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यूसीसी के भी खिलाफ खड़े हुए हैं और कहते हैं आप समानता कैसे मांग सकते हो,
सारे धर्म बराबर की बात आप कैसे कर सकते हो? तो आप देखिए, दो एक्सट्रीम एंड्स की ये बातें करते हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? नहीं, लेकिन सीए और एनआरसी को जोड़कर जो जयशंकर जी ने सवाल पूछा था। जी जी, और सीए एनआरसी को जो जोड़कर बात करने वाले लोग हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, एनआरसी एक प्रोसीजर है जो हर 10 साल में रिपीट होता है। पिछली बार हमारे देश में वो थोड़ा डिले इसीलिए हो गया क्योंकि कोविड आ गया और उस दौरान हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी, लेकिन एनआरसी तो होगा ना। बाकी पता कैसे चलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जनसंख्या बढ़ गई है और इसका डिलिमिटेशन करने की जरूरत है, या अब हमारे देश में कितने युवा हैं और अब हमें कितनी यूनिवर्सिटीज खोलने की जरूरत है, या कितने बुजुर्ग हैं और हमें कितने अस्पताल चाहिए? तो एनआरसी तो गिवन है, एनआरसी को कोई रोक नहीं सकता, और एनआरसी को सीए से जोड़ के देखने की बात गलत है। एक और आखिरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, सीए उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस देश में आ चुके हैं, जो 2014 तक भारत में आ चुके हैं। मैंने देखा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे थे, कह रहे थे पड़ोसी देशों के सारे नागरिक आ जाएंगे अब हमारे देश में और हम उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। अरे आप विपक्ष में हो लेकिन चीफ मिनिस्टर भी तो हो। ठीक है, बिल्कुल। तो चारू जी बिल्कुल, तो आपकी तरफ से तमाम जो तर्क है जरूर रखे जा रहे, लेकिन खैर